नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2023 और 24 का, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो विद्यार्थियों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √ 5 एक अप्रिमेय संख्या है। विद्यार्थियों हम क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले हम इसकी भूमिका जानते हैं, अर्थात इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट। यदि इसका मैं अगर प्रारंभ किया, आपने अगर 10 मिनट इसको ध्यान से समझ लिया तो आपको चाहे इससे हटकर किसी भी प्रीमियर संख्या का क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन जितना टाइम मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, आपका ध्यान बिल्कुल लेक्चर के ऊपर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों चलिए चलते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, अर्थात हम इनकी नींव तैयार करते हैं। देखिए पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि प्रीमियर संख्या क्या होती है। प्रीमियर संख्या क्या होती है विद्यार्थियों? प्रीमियर संख्या क्या होती है? प्रीमियर संख्या वह होती है यदि वह P/Q के रूप का हो। प्रीमियर संख्या क्या होती है? यदि कोई भी संख्या P/Q के रूप का हो तो वह प्रीमियर संख्या होगी। लेकिन जो आपका हर होता है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? आपका हर होता है। ठीक है, जो आपका हर है अर्थात Q है, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। प्रीमियर संख्या के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन पढ़ रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या प्रीमियर संख्या होगी तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। एक कंडीशन क्या होगी? एक तो P/Q के रूप की होगी, ठीक है, और उसका जो नीचे वाला हर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है? P और Q है क्या हो गए? पूर्णांक। अब आपको यह भी जानना आवश्यक है कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या पूर्ण रूप में हो, अर्थात जैसे कि 0, 1, 2, -1, -2। ये देखो पूरे अंक, ऐसे नहीं है कि 1.5 आ गया, 1.4 आ गया, ये पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, देखो ये पूर्णांक होते हैं, अर्थात P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है कि जो आपका यदि P और Q का HCF होता है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यदि कोई भी संख्या ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वह क्या है? एक प्रीमियर संख्या कहलाती है। वह एक प्रीमियर संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि कोई प्रीमियर संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 ही ले लो। 2/3 ये देखो, ये क्या है? P/Q के रूप का है ना, और ये दोनों पूर्णांक है ना, और जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और क्या कहता है कि ये पूर्णांक भी है, और Q इज इक्वल टू 0 भी नहीं है। और क्या है? इसका P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखते हैं P और Q का HCF क्या होता है विद्यार्थियों। यहाँ समझने के लायक है कि P और Q का HCF का कहने का मतलब क्या है। तो जो P है वो कितना आपका? 2, और Q है वो कितना आपका? 3 है। अब इन 2 और 3 का HCF निकाल के देखो। मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर आपको समझाया है कि HCF कैसे निकालते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, आइए आप HCF लेना तो सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखना कि 2 का, आपको पता है 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 1, और 3 का क्या होता है? 3 गुणा 1। तो यहाँ से HCF कितना आता है? HCF आ गया यहाँ से 1। HCF का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कॉमन होती है वही उसका HCF होता है। तो विद्यार्थियों जैसे कि 2/3 है वो क्या है? एक प्रीमियर संख्या है। तो इस प्रकार देखिए प्रीमियर संख्या क्या होगी? प्रीमियर संख्या वह होती है जो P/Q के रूप का हो, Q इजिकल टू 0 न हो, और PQ पूर्णांक हो, और क्या हो? PQ का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों आपको यह भी जानना जरूरी है कि अप्रीमियर संख्या क्या होती है। अप्रीमियर संख्या एक तो वह होती है जो प्रीमियर संख्या होती है, जो प्रीमियर संख्या ना हो वह अप्रीमियर संख्या हो, अर्थात जो ये कंडीशन जिस पर लागू नहीं होगी वो क्या होगी? अप्रीमियर ही संख्या होगी। ठीक है, और दूसरी अप्रीमियर संख्या के लिए भी कोई पर्सनल तो शर्त होगी। तो पर्सनल शर्त क्या होती है? अप्रीमियर संख्या क्या होती है? यदि कोई भी अभाज्य संख्या यदि √ के अंदर है तो क्या कहलाती है? अप्रीमियर संख्या कहलाती है। जैसे कि
√2, √5, √7, √11, ये देखो सभी अभाज्य संख्या है, √ के अंदर है, अर्थात ये क्या है, अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये सभी √ के अंदर भी है, और न ही तो ये P/Q के रूप की भी है, न ही ये क्या है, पूर्णांक भी है। पूर्णांक नहीं, आप सोचो कि ये तो दो पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक नहीं होता दो। अगर √2 का मान देखते हैं तो 1.414 आता है, जो कि पूर्णांक नहीं है। न ही पूर्णांक है, न ही P/Q का रूप का है, न ही इनका HCF भी एक है। तो विद्यार्थियों, अप्रिमेय संख्या क्या होती है? जो प्रिमेय संख्या न हो वही अप्रिमेय संख्या होती है, या फिर जो अभाज्य संख्या √ के अंदर हो वही क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। अब विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन पे चलती हैं, और साथ में एक चीज़ और देख लो। ठीक है, वो चीज़ क्या है? देखो, यदि आपने प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या को जान लिया होगा, लेकिन अब आपको यह जानना भी आवश्यकता है कि यदि हम किसी भी प्रिमेय संख्या का जोड़े तो क्या आती है? यदि प्रिमेय संख्या में प्रिमेय संख्या को जोड़े तो विद्यार्थियों प्रिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, यदि प्रिमेय संख्या में, इसका मतलब होता है प्रिमेय। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रिमेय संख्या में प्रिमेय संख्या घटाएं तो क्या आएगी विद्यार्थियों? अप्रिमेय संख्या। यदि प्रिमेय संख्या का प्रिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगी? सॉरी, प्रिमेय आएगी। ठीक है, प्रिमेय संख्या का प्रिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी प्रिमेय आएगी। यदि हम प्रिमेय संख्या का अप्रिमेय संख्या में जोड़ें, किस में जोड़ें? अप्रिमेय संख्या में जोड़ें। याद रखना, यदि प्रिमेय संख्या को अप्रिमेय संख्या में जोड़े या फिर घटाएं तो क्या आती है? अप्रिमेय संख्या ही आती है। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। यदि हम किसी प्रिमेय संख्या में प्रिमेय संख्या का जोड़ते हैं तो प्रिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी प्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या से घटाते हैं तो प्रिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या फिर प्रिमेय संख्या का प्रिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी प्रिमेय संख्या, या फिर भाग करते हैं तो भी। अगर प्रिमेय संख्या के साथ अप्रिमेय संख्या का जोड़ा या घटाया जाए, या फिर गुणा किया जाए, या फिर भाग किया जाए, तो उससे अप्रिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको अच्छी तरह समझ लेना है, तो आगे जो क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको अब क्वेश्चन में कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। यदि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लग जाता तो आप क्या करते, वहाँ रटते रटते मैं कह देता ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको सिर्फ रटने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए कहता हूँ विद्यार्थियों, हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, हमेशा समझ कर पढ़ो। रटी हुई चीज़ जीवन भर नहीं चल सकती, हमेशा समझ कर चलना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब देखना कि आप क्वेश्चन करते हैं और कितना मज़ा आता है। तो अब देखना कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करो कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अब विद्यार्थियों, हमने प्रिमेय संख्या भी पढ़ी है और अप्रिमेय संख्या भी पढ़ी है, और उसका कॉन्सेप्ट भी जाना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि विद्यार्थियों √5 एक प्रिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? अप्रिमेय संख्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या √ के अंदर हो तो वो क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि आप सिद्ध करो कि ये होती है, तो क्यों होती है, इसका कारण देना है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो अप्रिमेय संख्या ना, उसको हम एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले उसका उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे, हम इसको एक बार √5 को प्रिमेय संख्या मानेंगे। देखना, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। माना √5 एक क्या है, प्रिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। यदि विद्यार्थियों √5 प्रिमेय संख्या है तो मैं उसको P/Q के रूप का लिख सकता हूँ ना, P/Q के रूप का भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, कि P और Q का
HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि अगर यह संख्या P अपन Q के रूप की भी मिल जाती है और Q नॉट इक्वल टू 0 मिल जाती है और P Q पूर्णांक है या फिर P Q HCF 1 है, अगर इन सभी कंडीशन का पालन करती है तो ये √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेंगे हम, हमारा माना हुआ कथन सही हो जाएगा। अगर इन चारों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है तो विद्यार्थियों हम कह देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, हमारा माना हुआ कथन क्या है, गलत है। देखना बड़ा ही मजा आएगा। अगर हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है कि किसी एक चीज़ को हम क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले √5 किसके रूप का है, √5 बराबर P/Q है। तो देखो दोनों ओर आपको क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का देखिए मैं ये √5 का स्क्वायर भी हो जाएगा, इधर इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैंने बताया है यदि किसी भी संख्या √ में हो उसका स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसका ये देखिए Q स्क्वायर इधर है, भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर 5 के गुणा में आ जाएगा ना। तो देखिए क्या बनेगा, आपको पता है जो चीज़ भाग में है तो वो बराबर की इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गुणा में चले जाएगी। तो 5 Q स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, P स्क्वायर। कैसे हुआ, ये भाग में था मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखिए ये Q स्क्वायर है और इंटू में क्या है, 5 है। अब इस 5 को मैं क्या करता हूँ, ये 5 गुणा में है, इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ से P5 यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि P के अंदर 5 का P है, उसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि 5 इसके नीचे है, अर्थात P स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है। अंत हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि P स्क्वायर है वो क्या है, 5 से विभाजित है। P स्क्वायर 5 से विभाजित, P स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। यदि देखिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, है या क्यों होगा कि यदि P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो P में भी 5 का जाएगा। जैसे कि मान लो कि कोई संख्या क्या है, 25 है, जैसे कि 25 में यदि 25 5 से विभाजित है तो इसका गुणनखंड करो, यानी 25 किसका वर्ग होता है। यदि मैंने यही कहा था कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। 5 में भी तो 5 का भाग जाता है ना। इसका मतलब यदि 5 का स्क्वायर 25 है वो भी 5 से विभाजित है तो इसका ये 5 भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब विद्यार्थियों देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसमें अब 2 वेरिएबल आ गए कि मैं किसी भी सिद्ध नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई तीसरी चीज़ अलग से लेके आता हूँ। माना कि देखना विद्यार्थियों बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, मज़ेदार भी है। यदि आप इसे मस्त मज़े से पढ़ेंगे ना तो वास्तव में मज़ा आएगा। माना P बराबर क्या है, 5R है। माना आप कहोगे सर आपने कैसे माना, देखो मैथ में हमें मानना ही पड़ता है हर एक चीज़, ठीक है। माना P बराबर 5R है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ओर स्क्वायर करने पर आपको लिख देना है, ठीक है। जब इनका स्क्वायर करेंगे दोनों ओर तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर। जब P का स्क्वायर किया तो P स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया 25, R का स्क्वायर किया R स्क्वायर, ठीक है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर क्या करना है आपको, समीकरण 2 से
पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या रखेंगे, समीकरण 2 से क्या आया, पी स्क्वायर का मान 25r स्क्वायर, ये कहाँ रखेंगे, ये इस पी की जगह रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5 है। तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 25, यहाँ से देखिए 25 आर स्क्वायर और नीचे क्या है 5, 25 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पंजू पंजू 25। तो यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया आर स्क्वायर, कहने का मतलब क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आया। अब देखिए ये आर स्क्वायर है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ से क्या आएगा क्यू स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर गुणा में था, इधर गया तो भाग में, यानी आर स्क्वायर बराबर में क्या है 5। अब देखिए ये क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर भी क्या है गुणा में है, इधर भेजुआ तो क्या आएगा भाग में, अर्थात इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसके नीचे क्या एक को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, अब देखिए डायरेक्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ, आर स्क्वायर को तो मैं इधर लेके जा सकता हूँ और 5 को इधर लेके आ सकता हूँ ना, तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जब 5 यहाँ आएगा तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करो कि आर स्क्वायर को तो इधर ही रखो और 5 गुणा में था, इधर आया तो भाग में, इसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ से देखो कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, कहने का मतलब क्यू है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है ना, क्यू स्क्वायर 5। कैसे पता चला कि देखो क्यू के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्यू स्क्वायर के अंदर, तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, तो अब देखिए P यहाँ लिख देता हूँ मैं, P व Q दोनों 5 से विभाजित, 5 से क्या है विभाजित है। अंतः देखिए 5 से विभाजित होने का मतलब कोई भी संख्या किसी से विभाजित है तो उसका HCF 1 नहीं आएगा। जैसे कि मानो कि दो संख्या है, एक तो 25 है, एक 20 है, ठीक है। यदि इसका HCF निकालेंगे तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 का करके देखते हैं, 25 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 5 पंजा 25, 5 एकम 5, क्या आया 5 × 5 आया। यदि 20 का करते हैं तो क्या आता है 10, फिर 5, फिर क्या आया 5 आया, 2 × 2 × 5। तो देखिए इसका HCF कितना आया 5 आया, ठीक है। अब देखो यदि कोई भी संख्या 5 से विभाजित है उसका HCF क्या आया 5 आया था, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो क्या कहता है कि उसका HCF क्या आना चाहिए, ये देखो उसका P व Q का HCF 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन का HCF क्या आया विद्यार्थियों, हमारा P व Q दोनों 5 से विभाजित है, अंततः हमारी क्वेश्चन का P व Q का HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अंततः हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो चारों कंडीशन थी उन वह लागू नहीं होती है, अर्थात जो हमने कथन माना था वो सही नहीं है, हमारी गलती हो गई। अंततः हम कह सकते हैं हमारा कथन गलत साबित हुआ, लिख देना हमारा कथन गलत है, और अंततः √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है विद्यार्थियों। मैंने बेसिक से डिटेल से कराया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया ना एग्जामिनर से बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो इसको छोटा भी करा सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन यदि आपने ये पूरा लिख दिया ना तो एग्जामिनर से बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो विद्यार्थियों
हर एक चीज़ को बेसिक से पढ़ना है, रटकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या वास्तव में आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है? तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। वही सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार संख्या बदल दी है, सेम टाइप रहेगा करने का, वही करना है। माना कि ये सारी संख्या परिमेय संख्या है, वही कंडीशन रहेगी, उन एक कंडीशन में से हम कंडीशन को गलत साबित कर देंगे और हम हमारे कथन को कह देंगे गलत है और हमारी ये संख्या क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो चलिए विद्यार्थियों करते हैं, वास्तव में मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो आप देखिए। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमने एक बार मान लिया, इसका गलत, इसका विपरीत लेके चलेंगे, ठीक है। इसका विपरीत क्या है, ये तो कहता है अप्रिमेय संख्या, हमने माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या। यदि अप्रिमेय संख्या है तो किसके रूप का होगा, यदि ये अप्रिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा, जहाँ Q ≠ 0 भी होगा, P/Q पूर्णांक भी होगी, जिनके P/Q का HCF 1 भी होगा, P/Q का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। यदि ये शर्त सेटिस्फाई करता है तो हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन गलत है, लेकिन हमें तो सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या माना है, तो हमें P/Q के रूप का लिख सकते हैं ना। तो अब वही एक बार 3 को प्लस का है तो इधर भेजेंगे तो माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो प्लस का 3 इधर जाएगा, बराबर के इधर का जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5 बराबर क्या है, P/Q। ये 3 है, ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का। अब देखिए 2 भी हम इधर भेजने की कोशिश करते हैं, 2 क्या है, गुणा में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, और यहाँ से चल के क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √5 बराबर क्या आ गया, P/Q - 3/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए P/Q क्या है, एक P/Q क्या है, हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, हम जाना था P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये पूरी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। P/Q - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है और वो पूर्णांकों में होती है, तो हम कह सकते हैं ये P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अभी सिद्ध किया है, हम जानते हैं। अतः कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। विद्यार्थियों, अगर कोई भी तोल है वो जब भी बराबर हो सकता है तो समान वजन रखा जाए। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कैसे बराबर होगी, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो रही है, अर्थात हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो गलती है। क्वेश्चन में गलती नहीं है विद्यार्थियों, हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं √5 तो अपरिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं कि √5 इसके बराबर ≠ P/Q - 3/2 के बराबर होगा। अतः लिख देना नीचे, अतः हमारा कथन या फिर हमारा मानना गलत साबित हुआ, हमारा कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः
3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या वास्तव में आपको मज़ा आया सेकंड क्वेश्चन करने में? देखिए, क्या आपको भी इंटरेस्ट आया? तो विद्यार्थियों, ऐसी क्वेश्चन होती हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको भी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, और मुझे भी आपको समझाने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो विद्यार्थी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। और जो ये 3 क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 1.2 के, इन 3 क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। विद्यार्थियों, इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो विद्यार्थियों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, बड़ा ही ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? आपको क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्या अप्रिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले हम नंबर 1 को करते हैं। नंबर 1 क्या है? 1/√2 क्या है? अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। लेकिन हम क्या मानेंगे? इसे एक बार प्रिमेय संख्या मानकर लास्ट में हमारा कथन गलत साबित कर देंगे। माना 1/√2 एक प्रिमेय संख्या है। 1/√2 अगर प्रिमेय संख्या होगी तो हम जानती हैं, यदि कोई संख्या प्रिमेय संख्या है तो वो P/Q के बराबर होती है। यदि P/Q के बराबर होती है तो कहता है कि Q ≠ 0 होना चाहिए, और जहाँ P व Q का आक्षेप क्या होना चाहिए? P व Q का आक्षेप 1 होना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, 1/√2 बराबर P/Q है। तो यहाँ से देखिए, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको विद्यार्थियों। कहने का मतलब, सबसे पहले Q का 1 से मल्टीप्लाई किया तो Q आया, फिर बराबर है तो बराबर, फिर √2 का P से किया तो √2P आया। अब देखिए, P गुणा में है तो मैं इधर वापस ये भेज देता हूँ P, ठीक है। तो यहाँ से चल के आया तो क्या आ जाएगा? क्या बना हमारे पास? Q/P बराबर √2, ये प्राप्त हुआ हमें। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कहता है विद्यार्थियों कि अब हम जानते हैं कि Q/P क्या है? एक प्रिमेय संख्या है, हम जानते हैं। यहाँ आप लिख देना, समीकरण 1 से सिद्ध होता है। समीकरण 1 से जानते हैं, या फिर दिखाई पड़ता है, जानते हैं कि Q/P क्या है? एक प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि √2 क्या है? एक प्रिमेय संख्या है। एक √2 क्या है? एक प्रिमेय संख्या है। और Q/P क्या है? एक प्रिमेय संख्या है। तो प्रिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? ये तो कभी संभव नहीं है। अर्थात जो हमारे पास डेरिवेशन से जो प्राप्त हुआ है वो गलत है। तो हम लिख देंगे कि Q/P तो एक प्रिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अप्रिमेय संख्या है। अतः हमारा माना हुआ कथन गलत साबित हुआ। हमने माना था कि 1/√2 एक प्रिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। अतः √2 क्या है? एक √2 एक अप्रिमेय संख्या। आपको लिख देना, पूरा लिखना नीचे, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। समीकरण 1 से हम जानते हैं Q/P क्या है? एक प्रिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अप्रिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। अतः हम लिख देंगे कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। चलिए विद्यार्थियों, मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में लिखना आपको बता दिया था, अब आप लिख तो खुद भी देंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 7√5। 7√5 को क्या सिद्ध करना है? अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय सिद्ध करना है तो माना कि 7√5 एक प्रिमेय संख्या है। क्या है? प्रिमेय संख्या है।
यदि 7√5 प्रीमिय संख्या है तो वो किसके रूप का होगा? 7√5 P/Q के रूप का होगा। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P व Q का HCF 1 होगा। ये हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब देखिए विद्यार्थियों, दोनों साइड ये आ गया 7√5, ये 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या आएगा? √5 इजिकल टू P/Q, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 7 क्यों जाएगा, तो √5 इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास? √7Q। तो अंततः हम यहाँ से कह सकते हैं P/7Q क्या है? एक प्रीमिय संख्या है। क्योंकि साफ साफ दिखाई देता है, यदि कोई संख्या P/Q के रूप का है तो क्या है? प्रीमिय संख्या है। P/7Q एक प्रीमिय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है। अंततः √5 P/7Q के बराबर नहीं हो सकता है। अंततः हम लिख देंगे हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक प्रीमिय संख्या है, अर्थात 7√5 तो क्या है? एक अप्रीमिय संख्या ही है। बस इसी प्रकार आपको क्या करना है? सिद्ध करना है विद्यार्थियों। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, वास्तव में मज़ेदार है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा, बस 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मिलने का मतलब सोने पर सुहागा होना है विद्यार्थियों। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपको देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कोई चीज़ जटाई नहीं जा रही है। और इसका साथ इसका लास्ट और अंतिम पार्ट भी कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। तो विद्यार्थियों, इसका पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि 6 + √2 को भी आपको एक अप्रीमिय संख्या सिद्ध करनी है। तो वही प्रोसेस माना 6 + √2, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था विद्यार्थियों। कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड वाला क्वेश्चन सेम ऐसे का ऐसा था। ठीक है, वहाँ पे 3 + 2 √5 था। ठीक है, ये तो उससे ईजी भी है, लेकिन चलो करते हैं। माना 6 + √2 एक प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय, यदि 6 + √2 प्रीमिय संख्या है, वो तो किसके रूप की होगी? हम जानते हैं यदि 6 + √2 एक अप्रीमिय संख्या है तो P/Q के रूप की होगी, जहाँ क्या होना नहीं होना चाहिए? Q = 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0। और जहाँ P व Q का HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए अब हमारे पास ये आ जाता है 6 + √2 P/Q। तो ये प्लस का 6 है, इधर भेजेंगे तो माइनस का, तो यहाँ से +6 इधर जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा? बराबर की इधर जाके क्या हो जाता है? माइनस का। तो √2 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का। यहाँ पे क्या है? P/Q, और प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6। तो अंततः हम इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 से हमें पता चल रहा है कि P/Q क्या है? एक प्रीमिय संख्या है। अंततः हम कह सकते हैं P/Q - 6 क्या है? P/Q - 6 एक क्या है? प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अप्रीमिय संख्या है। अंततः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 प्रीमिय संख्या है। अंततः हम लिख देंगे 6 + √2 एक अप्रीमिय संख्या है। तो अंततः विद्यार्थियों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पूरा कंप्लीट कर लिया है विद्यार्थियों।
यदि विद्यार्थियों आपको आज का वीडियो ज़रा भी पसंद आया है और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका और हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वो वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल सके। और विद्यार्थियों लास्ट में यही कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों हमेशा याद रखना, चाहे कम पढ़ लेना पर पढ़ना इतना ही कि कॉन्सेप्ट से याद रहे, रटकर एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो विद्यार्थियों मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी रटे। तो विद्यार्थियों आज ही ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो विद्यार्थियों इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।